आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है जब हम लोगों से मिलते हैं, बातें होती है और बताते हैं कि प्रोग्राम जब देखते हैं तो लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बीमारियों पर जानकारियाँ देते रहते हैं और हमारे जो दर्शक हैं इससे बहुत लाभ उठाते हैं। तो आपको धन्यवाद कहेंगे, आप प्रोग्राम में दिलचस्पी रुचि दिखाते हैं। और कई पिछले प्रोग्रामों में बीमारियों पर बातें हुई, आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, या जिनको आर्थराइटिस है या हार्ट प्रॉब्लम, ये सब पर काफ़ी चर्चा हुई है। आज हम जिस विषय को लेंगे वो विशेषकर हमारी बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम बात करेंगे जो बहनें, जो महिलाएं माँ बनने वाली हैं, तो उनके जो गर्भावस्था है 9 महीने तक कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती है, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपका जो पूरा जो प्रेगनेंसी है, पूरे 9 महीने का जो गर्भावस्था है अच्छी तरह से हो और बच्चा भी जन्म ले तो स्वस्थ और सुडौल बच्चा, जो महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो आज हम प्रेगनेंसी पर बात करेंगे और हमारे साथ है डॉक्टर ईश शर्मा जी। इनसे परिचित हैं और कई प्रोग्राम में इन्होंने काफ़ी अच्छी हमको जानकारियाँ दी हैं। तो चलिए हम डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बताया रत्नमाला जी, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और माता को चाहिए और पूरे परिवार को चाहिए कि इस दौरान, इस अवस्था के दौरान 9 महीनों तक अच्छे से केयर की जाए। हाँ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए ताकि जो आने वाला बच्चा है वो हेल्दी पैदा हो। अब ये दुर्भाग्यपूर्वक ऐसा हो जाता है कि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट ना हो या बीमार हो, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो। हाँ लेकिन वो लापरवाही हो जाती है अनजाने में, जी। क्योंकि जैसे उनको नहीं पता कि अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ व्यसन का सेवन कर रहे हैं, एडिक्शंस ले रहे हैं जो पहले से वो लेते आ रहे थे, तो उनको लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ ले लिया तो क्या होगा, या थोड़ा समय तनाव में निकल गया। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में या परिवार में कोई एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, तो प्रेगनेंसी से पहले और बाद में वो स्ट्रेस का शायद उतना नुकसान ना हो या केवल वो स्त्री पुरुष पे होगा, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आप स्ट्रेस में हैं तो उस दौरान, उस समय में, उन वीक्स में डेवलप होने वाले जो अंग हैं बच्चे के, वो कॉम्प्रोमाइज रह जाएंगे। और जैसा आपने बताया, बच्चा विकलांग हो सकता है, उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, अनेक प्रकार की डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो है वो जन्मोत्तर देखने को मिलते हैं। तो दुर्दैव से ऐसे डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो हैं डिलीवरी के बाद देखने को मिलते हैं बच्चे में, जो जीवन भर माता पिता के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं और दुख का कारण बन जाते हैं। डॉक्टर जी, हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि एक माँ जो है वो जैसे चाहती है वो वैसा बच्चा उत्पन्न कर सकती है। अगर वो चाहे कि वो अच्छी संतान हो तो वैसे वो तैयारी करके ऐसे ही संतान दे सकती है, अगर चाहे शैतान हो तो वो भी दे सकती है, क्योंकि पूरा जो 9 महीने है ये अगर अच्छी तैयारी हो अच्छी तरह से तो बहुत अच्छा बच्चा उसको मिलेगा। और अगर तैयारी ठीक नहीं हुआ, तो ठीक से तैयारी नहीं की गई तो बच्चे कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर जी कि हम पूरे गर्भावस्था में ये महिला को कई ये बीमारी भी हो सकती है, कई रिस्क भी हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा आप चर्चा करें। अनेक बार देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के सभी हार्मोन नॉर्मल हैं और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, सब टेस्ट नॉर्मल हैं, और कई बार उनको रिपीटेड मिसकैरेज होना, रिपीटेड अबॉर्शंस होना, अनहेल्दी बच्चे का जन्म होना, जन्म के बाद मृत्यु हो जाना बच्चे की, ऐसे अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो देखने में आते हैं। और कई बार समझ में नहीं आता कि ये दैव से हो रहा है, मतलब ये बाय चांस हो रहा है, ये एक डेस्टिनी है, या इसमें कोई कारण है, क्योंकि सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं। ऐसे में आयुर्वेद एक कंसेप्ट देता है कि हर प्रेगनेंसी से पहले स्त्री को और पुरुष को 1 वर्ष के लिए टोटल पंचकर्म लेना चाहिए।
तो जब टोटल पंचकर्म के द्वारा आप शरीर की शुद्धि करेंगे तो पुरुष का शुक्र जो है वो विशुद्ध होगा, स्त्री का जो गर्भ प्रदेश है, जो फील्ड है, ये सीड एंड फील्ड थियोरी रहती है, तो स्त्री का जो गर्भाशय है वो शुद्ध रहेगा, तो दे विल कंसीव द प्रेगनेंसी ऑन मोर हेल्दियर टर्म्स। जो कि अनएक्सप्लेन्ड डैमेज हो रहा था, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी ये क्यों बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर, और अगर आपको ऐसा नहीं भी है और आप एक बहुत हेल्दी प्रोजेनी चाहते हैं, एक हेल्दी नेक्स्ट जनरेशन चाहते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी से पहले स्त्री पुरुष दोनों को टोटल पंचकर्मा लेना चाहिए, अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए, ताकि आप में वात पित्त कफ का जो अनुलोमन रहे, उनकी स्थिति साम्य रहे, हेल्दी रहे, आपको मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार का कोई ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट ना वहां पर रहे, तो आप एक अच्छी प्रेगनेंसी की कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी प्लान्ड प्रेगनेंसी का आयुर्वेद में विधान दिया गया है। पंचकर्मा की शुद्धि और गर्भावस्था के दौरान मासानुमासिक परिचर्या, गर्भ उपघातकर भावों से बचाना, तो वी कैन इंश्योर अ बेटर डिलीवरी। अब ये देखा गया है कि आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होने लग गई है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म जो है ये इसका कोई कारण नहीं पता क्यों हो रहा है। कुछ लोग इसको जेनेटिक इसका लिंकेज मानते हैं। ऑटिज्म के एक दो प्रकार हैं, जैसे रेट सिंड्रोम है, तो रेट सिंड्रोम को क्रोमोसोम एक्स से लिंक किया गया, लेकिन बाकी ऑटिज्म के जो प्रकार हैं वो उनका कोई कारण नहीं पता। यहाँ पर ऑटिज्म जब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को समझा दे कि ऑटिज्म है क्या, मतलब कि बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका क्या सिम्टम। ऑटिज्म में क्या रहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में जब वो सोशल कांटेक्ट के एज में आता है, 1.5-2 वर्ष की आयु में आता है, वो 6 महीने की आयु में वो एक सोशल स्माइल देता है, बच्चा आपको देखकर स्माइल करता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो 2 वर्ष का होते होते सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन आ जाते हैं, स्पेशली आई कांटेक्ट होना, सोशल स्माइल, अच्छे से वोकैबुलरी यूज करना, बोलना। तो ऑटिस्टिक बच्चा डायग्नोज किया जाता है 1.5 से 2 वर्ष की आयु में, जब वो आई कांटेक्ट नहीं बनाता, वो अकेला रहना पसंद करता है, आपसे बात नहीं करना चाहता, और तब जाके ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। और कुछ बच्चे इसके अलावा एक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से भी सफर करते हैं, ADHD वगैरह, जब वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, सोशली बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो ये, और एक तीसरा प्रॉब्लम जो एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जो कि जिसका कारण पता है, जो हमने पहले बात की, सेरिब्रल पॉल्सी। अगर डिलीवरी के टाइम में बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेन को, तो 2 वर्ष का होने पर वो बच्चा, उसके मुंह से बहुत अधिक लार गिरता रहेगा, एक्सेसिव सैलिवेशन रहेगा, और वो बहुत कम वर्ड्स बोल पाएगा। जो रिपीटेटिव वर्ड हैं, मामा, चाचा, पापा, उतना ही बोल पाएगा। 8 से 10 वर्ड ही बच्चा बोल पाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं बोल पाएगा। जैसे माता नहीं बोलेगा, मामा, ताता तो बोल लेगा। तो 2 साल का बच्चा कितने वर्ड्स यूज कर रहा है, और क्या उसके मुंह से रेगुलर सलाइवा गिर रहा है, तो डिक्लेयर किया जाता है कि बच्चा सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे को CP रहा, या ऑटिज्म रहा, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहा, ADHD, तो ऐसे बच्चों के लिए ये प्लान्ड प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से पहले पंचकर्म के द्वारा माता पिता, होने वाले माता पिता दोनों को शोधन करना बहुत आवश्यक है। एक बार अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी का बहुत हाई चांस रहता है कि दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक हो सकता है, क्योंकि उसका कारण ही नहीं पता। एक और बात नोट की गई है कि जो कल्चर्स, जो संस्कृति विरासत के लोग हल्दी का प्रयोग अधिक करते हैं, उनको ऑटिज्म कम होता है, और जो कल्चर्स हल्दी नहीं खाते, उनके प्रेगनेंसीज में 4 गुना अधिक ऑटिज्म देखा गया। तो हल्दी का रेगुलर सेवन करना अपने भोजन में, ये आपको ऑटिज्म से बचा सकता है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। तो ऑटिज्म को पूर्ण रूप से बच्चे को ठीक किया जा सकता है, या ऑटिज्म पर बहुत प्रकार की रिसर्च चल रही है, और उसमें फिजियोथेरेपी का और बिहेवियरल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, पर ऐसा क्लेम आज की डेट में कर पाना मुश्किल है कि ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी फिजियोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और साथ में आयुर्वेदा और पंचकर्मा, इसके साथ में अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट बच्चे को दिया जाएगा विद वेरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड द नर्सिंग केयर, तो बच्चा बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे और उनकी नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डॉक्टर जी, आयुर्वेद में ये प्रेगनेंसी के बारे में कोई विशेष प्रावधान है, कोई विशेष प्रोटोकॉल है प्रेगनेंसी केयर के बारे में बताया गया है कुछ? आयुर्वेद में एक विशेष संदर्भ आता है मासानुमासिक परिचर्या। गर्भिणी की, प्रेग्नेंट लेडी की मंथ बाय मंथ क्या केयर होनी चाहिए, उसमें आयुर्वेद ने बोला कि अच्छा नरिशमेंट मिलना चाहिए। तो लिक्विड बेस्ड डाइट ज्यादा होनी चाहिए जो कि सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए, डाइजेशन प्रॉब्लम्स ना हो, पचाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमारे शरीर को। तो उसमें दूध, घी और दही और खिचड़ी, ऐसे लिक्विड डाइट अधिक लेने को बोला है। 3-4 हर्ब्स हैं जो कि हर महीने पर ऐड होती हैं। तो मुलट्ठी एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, दूध में मुलट्ठी को देना। दूध में काकोली एक हर्ब होती है, काकोली, तो मुलट्ठी, काकोली, विदारी गंध, ये हर्ब्स जो हैं पहले 4-5 महीनों में दी जाती हैं दूध में मिलाकर। और 7वें-8वें महीने में गोखरू एक हर्ब है, वो दी जाती है क्योंकि गोखरू जो है वो बहुत अच्छा एक एनाबॉलिक नरिशमेंट है, वो बल देता है, एनर्जी देता है और वो स्वेलिंग को कम करता है। अच्छा। जो इडीमा आ रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है 7th, 8th, 9th मंथ में, पेट में बहुत प्रेशर है, बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, तो बहुत सारे ब्लड वेसल दबने की वजह से टेम्पोरेरी ब्लड प्रेशर बढ़ना, पैरों पर सूजन आना, ये सब प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। वहां पर गोखरू जो है बहुत ही नेचुरल डायूरेटिक का काम करता है और उससे मूत्र में एक्सेसिव वाटर रिटेंशन निकल जाता है और स्वेलिंग वगैरह कम होती है, फीटल डेवलपमेंट अच्छे से रहता है। तो मासानुमासिक अगर परिचर्या फॉलो की जा सकती है आहार की, हर मंथ इस प्रकार का आहार लिया जाए जो सुपाच्य हो, लिक्विड बेस्ड हो, नरिशिंग हो, उसमें स्पाइसेस कम हो, तो ये माता के लिए बहुत लाभकर रहेगा। फिर आयुर्वेद ने प्रेगनेंसी में बोला गर्भ उपघात कर भाव, गर्भ को खराब करने वाले भाव, क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले बोला इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपको भारी भोजन नहीं करना, आपको बहुत अधिक स्पाइसी भोजन नहीं करना है, आपको तनाव नहीं लेना, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, वेट लॉस का ट्राई नहीं करना है। कई लेडीज को लगता है कि प्रेगनेंसी में हमारा वेट बहुत बढ़ गया, तो नेचुरल होता है। अगर आप एक्सेसिव वेट लॉस मैनेज करेंगे तो बच्चे का नरिशमेंट उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको भारी वेट नहीं उठाना, वो एक्सेसिव एक्सरसाइज में आ गया। माइल्ड वॉकिंग और स्ट्रॉलिंग, इजी जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक, इवन योगासन बहुत अधिक करना या कोई भी एक्सरसाइज एक्सट्रीम में करना जो आप प्रेगनेंसी से पहले या बाद में करते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सब अगर आप इन चीज़ों का केयर करेंगे, इसमें स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी के पहले या बाद में अगर आप कोई नेगेटिव फीलिंग आपके माइंड में है तो आप पर उसका उतना बुरा प्रभाव तुरंत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो जब आपके थोड़े भी खराब हार्मोन अगर ऊपर नीचे होंगे, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बढ़ेंगे, तो बच्चा दिन प्रतिदिन एक नया अंग डेवलप कर रहा है, तो वहां पर बच्चे का वो अंग हो सकता है प्रॉपर डेवलप ना हो पाए। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एड्रेनलिन अगर आपके हार्मोन अगर ज्यादा है आपके ब्लड में, बिकॉज आप स्ट्रेस में हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो एड्रेनलिन जो है वाजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल टाइट हो जाएंगे, तो नरिशमेंट कम मिलेगा। मदर के किसी अंग को नरिशमेंट कम मिला तो शायद वो चल जाएगा, लेकिन जब बच्चे को, डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट अगर कम मिला कुछ दिनों के लिए, तो उससे बच्चे का वो पर्टिकुलर फेज में डेवलप होने वाला वो जो कंपोनेंट है, जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या जो फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन है, वो हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही जो बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ग्लूकागॉन अगर अधिक रहेगा, थायरॉक्सिन अधिक रहेगा,
ग्रोथ हार्मोन अगर एबनॉर्मल रहेगा तो बच्चे के डेवलपमेंट पर ये प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार अगर ये स्ट्रेस हार्मोन्स अधिक रहेंगे तो माता को प्रत्यक्ष तौर पर तो पता नहीं चलेगा, प्रेग्नेंट लेडी को उसके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो वो सोच रही है, उनको सोचे जा रही है, और किसी के लिए बहुत गुस्सा, नाराजगी, डिप्रेशन, मन में डर, नेगेटिव फीलिंग्स अगर मन में है तो उसको माता को नहीं पता, उस प्रेग्नेंट लेडी को नहीं पता कि उनका प्रभाव उसके स्वयं के शरीर पर तो कम हो रहा है शायद, लेकिन वो बच्चे के शरीर पर, जो बच्चा भी डेवलप हो रहा है, उस पर बहुत घातक प्रभाव हो रहा है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी बातें करना, अच्छा साहित्य पढ़ना, वॉयलेंट चीज़ें ना देखना, वॉयलेंट मूवीज़ ना देखना, ऐसे वीडियोस ना देखना, वॉयलेंट बातें ना करना, मन वचन और कर्म से शांत रहना, प्रसन्न रहना, ये एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए, फीटस के अच्छे डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको एक बहुत मेथोडिकली लेना चाहिए, बहुत ही माइंडफुली इसको फॉलो करना चाहिए। आपको नजर क्या आ रहा है आसपास में, आप सुन क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, अगर आप ये अनेक बार हमने देखा है कि बच्चे जो है तीसरे चौथे महीने से बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान सुनने लग जाता है। हमने अभिमन्यु की कहानी सुनी कि उसने जो है चक्रव्यूह भेदन जो है वो तीसरे चौथे महीने तक की प्रेगनेंसी में सुन लिया था। बाद में माता को नींद आने की वजह से वो चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता, वो प्रोसेस नहीं सुन पाया अर्जुन से। शिवाजी की माँ भी, माता चाहती थी कि बच्चे एकदम अच्छा हो, तो ये भी बहुत प्रभाव जी। ये तो वेस्टर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं कि बच्चा तीसरे चौथे महीने से सुनने की क्षमता डेवलप हो जाती है। यहाँ पर जैसे माँ चाहती है, हाँ जी, वैसे ही बच्चा हो जी है। अगर माँ उस समय में बहुत ही केयरफुली अच्छे थॉट रखेगी जी, और ज्ञान विज्ञान की बातें करेगी जी, प्रसन्न रहेगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट और बच्चे का मन का उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो भी जन्म के बाद में बहुत अच्छा दृष्टिगोचर होगा। कभी कभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट ना होते हैं, बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो यहाँ पर महिलाएं जो है वो प्रिपेयर हो कर लेती है जी, इसका बहुत बड़ा रोल करती है। हाँ, तो क्योंकि ये दुर्भाग्यवश कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है और उनको लगता है कि अगर मैं कुछ दिन तनाव में रही, मुझे गुस्सा रहा, तो क्या फर्क पड़ता है। उनको नहीं पता कि वो प्रेगनेंसी पर उसका क्या, उस दुर्भावना का क्या असर आ रहा है। मतलब कि बच्चे का भी स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा हो सकता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है डायबिटीज की। कई इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। कई माताओं को, कई प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे के जन्म से पहले डायबिटीज नहीं होती, प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज रहती है और डिलीवरी के बाद में डायबिटीज खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ऐसी लेडी को बाद की उम्र में डायबिटीज होने का रिस्क रहता है, और जो बच्चा उस माता को पैदा हुआ वो बच्चा भी नॉर्मली ओवरवेट रहेगा। उस बच्चे का जो नॉर्मल बॉडी वेट 3.5 किलो होता है डिलीवरी के टाइम में, 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है बच्चे की, न्यूबॉर्न की, नियोनेट की। तो ऐसे बच्चे का जो बॉडी वेट है वो 4 किलो के आसपास में रहता है। तो अगर बच्चे का बॉडी वेट 4 किलो है तो उस बच्चे को बहुत रिस्क है कि वो बड़ा होके एक डायबिटिक पेशेंट बन सकता है। तो माता को अपना ब्लड शुगर जो है प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप कराना, एंटीनेटल चेकअप में आता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल डॉक्टर के पास जाना है और जो आपको वो निर्देश करेंगे उनको अक्षरशः पालन करना है, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। तो आपका सारा ये जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो बहुत सेफ जाने वाला है। आज के युग में हम देखते हैं सभी लोग तनाव से गुजरते हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तनाव सभी इस दौर से गुजरते हैं। तो डॉक्टर जी, क्या तनाव जो है ये एक गर्भवती महिला पर बुरा असर कर सकता है? क्या प्रभाव डालता है? गर्भवती महिला के परिवार का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसका भी प्रत्यक्ष रूप से गर्भवती महिला पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर घर में तनाव का माहौल है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उसमें जब माता वो गर्भिणी जब तनाव में आएगी, उसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे तो बच्चे के डेवलपमेंट पर उसका असर पड़ेगा। वहीं पर अगर एक प्रसन्नता का माहौल है, आसपास में पॉल्यूशन को एक्सपोजर नहीं है और आसपास जितना भी इंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो भी परसीव किया जा रहा है, कानों से जो सुना जा रहा है, आंखों से जो देखा जा रहा है, जो भोजन टेस्ट किया जा रहा है, सभी आह्लादकर हैं, सभी प्रसन्नता देने वाले हैं, तो बच्चे के डेवलपमेंट पर उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है।
तो आसपास के एनवायरनमेंट का फीटल डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ता है। तो ये एक पारिवारिक जिम्मेवारी हो जाती है, न कि केवल गर्भिणी की। आजकल हम देखते हैं कि पहले ज़माने में, आज से 50 वर्ष पहले, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रक्रिया थी और माताओं बहनों को उतना अधिक कष्ट नहीं रहता था और वातावरण स्वच्छ था और बहुत सारा मेडिकल एडवांसमेंट ना होते हुए भी कॉम्प्लिकेशंस कम होते थे। आजकल डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं। तो प्रेगनेंसी में जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जो ज़्यादा डिजीजेज रहती हैं, सबसे पहले देखना पड़ता है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, जो हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो RH फैक्टर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर माता RH नेगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है तो उसमें रिस्क रहता है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का, और उसमें पहले बच्चे को रिस्क कम रहता है लेकिन दूसरे तीसरे बच्चे को बहुत अधिक रिस्क रहता है। तो उसका आजकल अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसमें NTD इंजेक्शन वगैरह एंटीनेटल केयर में मॉरिशस में बहुत ही अच्छे लेवल का मैंने देखा है कि एंटीनेटल केयर अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो पूरा आपको चेक करते हैं कि मदर फादर जो होने वाले उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनके लिए क्या एडवाइस है। तो RH ब्लड ग्रुपिंग के बाद में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है कि वाटर रिटेंशन बढ़ने से उस लेडी को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रहने लग जाता है। वैसे उस लेडी को ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर रहेगा। अब प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर रहेगा तो उससे IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है बच्चे का। एक्सेसिव ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे को नरिशमेंट पूरा नहीं मिल पाता और बच्चा पूरा डेवलप नहीं हो पाता। उसका ओवरऑल बॉडी वेट एंड लेंथ कम रहता है और कभी कभी कुछ ऑर्गन विशेष प्रभावित होते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना ये प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर ये 14/9 से ज़्यादा हैं, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक है, तो उसको PIH बोलते हैं। और इसके अलावा अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस हैं और एक विशेष ग्रुप है इन्फेक्शंस का, उसको बोलते हैं टॉर्च, TORCH। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, देन रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीज, ये इन्फेक्शंस अगर हो गए माता को तो बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत घातक प्रभाव डालते हैं। और तब ऐसे में बार बार ये टॉर्च टेस्ट करके देखा जाता है, स्पेशली डिलीवरी के आसपास, कि अगर बच्चे का हाई रिस्क जोन में तो नहीं है बच्चा, इस इन्फेक्शन का क्या स्टेटस है, ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस का इन्फेक्शंस हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि कभी कभी प्री एक्लेम्सिक टॉक्सीमिया, उसको बोलते हैं PET, प्री एक्लेम्सिक टॉक्सीमिया, उसमें मदर को यूरिन में प्रोटीन जाता है, ब्लड प्रेशर रहता है, बॉडी पर स्वेलिंग रहती है। तो ये एक तरह की टॉक्सिक कंडीशन है जो कभी कभी घातक हो सकती है और फ्रैंक दौरे भी माता को पड़ सकते हैं। एपिलेप्टिक टाइप दौरे भी माता को कभी कभी आ सकते हैं, एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लीडिंग हो जाना और डिलीवरी के टाइम में ब्लीडिंग होना। तो एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के टाइम में अगर 500 मिलीलीटर, आधा लीटर से कम ब्लीडिंग है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 500 मिलीलीटर से अधिक ब्लीडिंग हो गई तो माता की जान को खतरा हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इन सब बातों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है, बार बार बच्चे का स्कैन किया जाता है फॉर द गिवन एज, उसका डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसके अनेक प्रकार के और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि जन्म के बाद पता चलते हैं। कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, बच्चे को एक्सट्रीम जॉन्डिस हो जाता है, हार्ट में डेवलपमेंटल डिफेक्ट रहते हैं, और कभी कभी जब बच्चा 2 साल का होता है तब पता चलता है कि बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है या उसको सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं है। डिलीवरी के टाइम में अगर बच्चे को कॉर्ड गले में एंटेंगल्ड रह गया तो बच्चा डिलीवरी के बाद में पहली बार सांस लेता है तो वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती डिलीवरी प्रोसेस में। उसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक जाता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। और वो 2 साल का जब बच्चा होता है तब जाकर कंफर्म होता है कि बच्चा प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, तो डायग्नोज होता है कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो गया, जिसको स्पास्टिक चाइल्ड बोलते हैं।
तो इसलिए बहुत प्रकार की केयर प्रेगनेंसी में लेने की आवश्यकता है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, आपका स्कैन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, आपके मिनरल डेफिशिएंसीज, आपका ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चेक अगर होगा और आप इन सब बीमारियों से, रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। माता को दो हृदय बोला है, दैट इज हैविंग टू हार्ट्स। हाँ। एक माता का हृदय, एक बच्चे का हृदय, हाँ। बच्चे का हार्ट। तो आयुर्वेद ने बोला है कि माता को प्रसन्न रहना चाहिए, और जैसा आपने बोला, कभी कभी माता कुछ विशेष प्रकार की इच्छा हो सकती है कि मुझे ये करना है, ये खाना पीना है, तो उसको, उस विल को, उस डिजायर को हमेशा फुलफिल करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि शायद वो डिमांड जो है वो बच्चे की हृदय से आई है। अच्छा। माता नॉर्मली जो भोजन कह लीजिए आप नहीं करती है, माता जो एक पर्टिकुलर टाइप का फ्रूट नहीं खाती है, लेकिन आज उसका मन कर रहा है कि मैं वो फ्रूट खाऊं या ऐसा भोजन करूं, तो उसको ऑनर करना चाहिए। उससे माता प्रसन्नचित रहेगी, और वो दो हृदय का, दो हार्ट्स का, ट्विन हार्ट्स की वो डिमांड हो सकती है, बट इट शुड बी हेल्दी। तो वो माता को बहुत ही माइंडफुल रहना चाहिए, ईटिंग में, लाइफस्टाइल में, अपने बिहेवियर में, और सदा प्रसन्न रहना है। और ये अकेली उस लेडी की जिम्मेवारी नहीं है, ये एक पारिवारिक दायित्व है। तो यहाँ पर समाप्त करें आयुष प्रोग्राम, और हमें पूर्ण आशा है कि हमारी बहनें जो है, माताएं जो है, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि अपनी जो ये जो गर्भावस्था है उसको कैसे अच्छा से ले जाए, और गर्भावस्था से पहले भी कुछ प्रिकॉशन है, इस सब पर चर्चा की गई है। अब हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप इस प्रोग्राम में कुछ विषय है, कुछ बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमको आप पत्र लिखिए या मेल कीजिए, हम आपको मेल एड्रेस भी देंगे। और इस तरह आप कुछ जानना चाहेंगे तो अवश्य हम प्रस्तुत करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो आप प्रोग्राम देखते रहिए। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते, शुभ रात्रि।